नमस्कार, ओम शांति। जड़ों से जुड़ो की पॉडकास्ट सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। आज की पॉडकास्ट सीरीज़ में हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत परंपरा को सहेज के रखने का काम किया। हमारी विरासत ये थी कि हम हमेशा प्रेम, स्नेह और शांति का प्रचार प्रसार करते आए। तो उसी एक विचार को आज के इस युग में भी लोगों तक पहुंचाने का काम जो कर रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ है, सबसे खूबसूरत अगर कुछ है तो वो है शांति। और उस शांति के जो बात कर रही हैं हमारे साथ आज बीके राजेंद्र दीदी जी, जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय में जिन्होंने अपना सारा जो है जीवन जिसको समर्पित किया, विश्व शांति के लिए ये बात कर रही हैं। तो आपका हमारी जो है इस सीरीज़ में बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है दीदी। जड़ों से जुड़ो, उसमें हमारा एक ये मोटिव है कि हम लोगों को ये बताएं कि कैसे जो है हिंदुस्तान जो है इसकी सोच, इसकी जो पुरातन जो ओरिजिनल जो सोच है वो मानवता के लिए सर्वश्रेष्ठ सोच है। और हिंदुस्तान की अगर हम जड़ों की बात करते हैं तो वो शांति, प्रेम के बिना अधूरी है। ये तो हमारी रीढ़ की हड्डी थी। तो आप उसी चीज़ को लेकर के आज जो है ब्रह्म कुमारी, मेरा ख्याल लगभग 140 देशों में इस विचार का प्रचार प्रसार कर रही हैं। और एक चीज़ जो मुझे सबसे खूबसूरत लगती है आपके बारे में, आप जैसी अनेकों अनेक बहनों के बारे में, आपके पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में, कि मैं खुद एक महिला हूँ। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा विचार है जो पूरे विश्व में महिलाओं द्वारा ही संचालित है। महिला सशक्तिकरण का बहुत सटीक उदाहरण है आप जैसी बहनें। तो आप सबको देख के बहुत एक ऊर्जा का संचार होता है कि सिर्फ घर में शांति बनाए रखने का काम नहीं, महिलाएं तो पूरे विश्व में शांति बनाए रखने के लिए भी समर्थ हैं। तो आप कैसे इसके साथ जुड़े? आप ग्रेजुएट हैं, बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट आपके फादर हैं। तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं अपने फादर की इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूँ, मैं किसी डॉक्टर इंजीनियर से शादी कर लूँ? आप कैसे इस विचार के साथ कैसे जुड़े? बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि आखिर आप यहाँ क्यों आए, या कई लोग पूछते हैं कि लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो यहाँ आए इतना सब कुछ छोड़ के। तो मैं उनको एक ही जवाब देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए आए। और दूसरी बात, जो बात आपने कही, क्यों नहीं दूसरी तरफ आपकी थॉट गई। आज देखिए, जो लोग सब कुछ पहले अचीव कर लेते हैं, आधे से ज़्यादा लाइफ उनकी दुनिया भर की चीज़ों को, धन को पाने के लिए चली जाती, और उसके बाद भी वो फिर से यहीं आते हैं। लास्ट उनके लिए जो रह जाता है, बचता है एक चीज़ को अचीव करना, वो एक आध्यात्मिका का पथ ही होता है। तो मैं ऐसा कहा करती हूँ कि भगवान ने मुझे बुद्धि दी हुई थी, तो मैंने जो चीज़ लोग बाद में अडॉप्ट करते, मैंने उसको पहले कर लिया। एडवांस चले आप, बाकियों से जो है एडवांस चले। तो ये जो है आज मेरा ख्याल आप जैसी 50,000 से ज़्यादा बहनें हैं जिन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित इसको किया हुआ है। तो हम ये जो है एक बात ज़रूर करना चाहेंगे कि आप जैसी जो बहनें हैं, जिनको हम बीके दीदी के नाम से आम भाषा में अपने समाज में जिनसे हम बात करते हैं, ये अपने घर परिवार छोड़ करके सिर्फ पूरे देश में मानवता में शांति, पीस और एक अच्छा सा माहौल बना रहे, मेडिटेशन को प्रमोट करते हैं। इनका इसमें क्या स्वार्थ है? इनका, आपका इसमें इंटरेस्ट क्या है? यही कि मानवता का सुधार हो, कि दुनिया जो है एक और खूबसूरत जगह बने इंसानों के रहने के लिए। इसके अंदर देखिए दोनों बातें आ जाती हैं। जब हम दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो स्वयं को बहुत मिल जाता है। हम जो कर रहे हैं उसका सिर्फ यही मोटिव नहीं कि हम मानवता के लिए करें, वो तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात अंडरस्टूड क्लियर है कि उसके साथ साथ हमारा अपना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कहते हैं, कोई भी चीज़ जब हम देते हैं दूसरों को या दान करते हैं, वो कभी कम नहीं होती है। ठीक है, बिल्कुल। इसी तरह से हम जो भी दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, लव दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो जितना हम देते हैं उससे ज़्यादा वो हमारे पास बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये चीज़ है, तो दोनों ही सॉल्व हो रहा है।
बिल्कुल। अपना भी हो रहा है, औरों का भी हो रहा है ना। तो ये चीज़, ये जो विचार या ये एक इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जिसको हम कहें, ये तो आपकी इसके साथ जुड़ने के बाद ही हुई होगी। देखिए, कोई चीज़ें कहते गॉड गिफ्टेड भी होती हैं, जो एक आध्यात्मिकता की बात करते हैं। कुछ बहुत बचपन से, लगभग 8 वर्ष की आयु से मुझे ऐसे होता था कि मुझे जो जिस रास्ते पे दुनिया जा रही है, मुझे वहाँ नहीं जाना। अच्छा। इवन जब हम पढ़ते थे, हमारा प्रिंसिपल भी हमें बार बार कहने के समझाते थे, बेटा लाइफ बहुत लंबी होती है, ऐसा मत कीजिएगा। तो मैंने बोला, सर जिस रास्ते में सारे बच्चे जाएंगे, सारी लड़कियां जाएंगी, मुझे उस रास्ते पे जाना ही नहीं है। मुझे एक अलग लाइन बनानी है, एक अलग पाथ पे चलना है जिसको सभी लोग देखें। तो ऐसा था, दुनिया से कुछ अलग करना है, सबके जैसा नहीं होना है। ये थॉट बहुत अंदर अपने आप में पावर भरती है। तो आज लगभग 30 सालों से आप इस विचार से जुड़े हैं और जो है इसमें सेवा दे रहे हैं। तो जैसे हमारा ये मानना है कि हम बात करते हैं कि हमारी जो परंपराएं हैं, जो पुरातन जीवन शैली जो हमारी रही है, हम बात उसकी करते हैं। अब स्पेशली कोरोना के बाद तो खैर दुनिया भी इस बात को मान रही है, लेकिन हम आज के युग में, आपने तो बहुत ट्रैवल भी एक्सटेंसिवली किया होगा, आप कहाँ कोरिलेट कर पाते हैं इस बात को कि हाँ वास्तव में जो हमारा था, जो हमने पीछे छोड़ा, हाँ जी, वो आज भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, और वो छोड़ने की वजह से ही आज ये हालात हुए हैं जहाँ हम पहुँचे हैं। उसको आप कैसे, और जो हमारा यूथ है, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो गैजेट्स की दुनिया में रहते हैं, जो लॉजिक एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात को समझते हैं, उनके लिए आप इस रिलेशन को, पास्ट एंड प्रेजेंट का, आप कैसे इसको रिलेट करोगे? यहाँ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर एक बात बहुत अच्छी तरह से समझाई जाती है कि हमें जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो आज का लाइफस्टाइल है, और जो पुरातन जिसको हम कहते आ रहे हैं, वो वाला लाइफस्टाइल था, जिसको आज के लोग चाहते तो हैं बट खुद उसको अडॉप्ट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिखाया जाता है कि दोनों का बैलेंस रख करके हमें लाइफ में चलना है। जब हम दोनों चीज़ को लेकर के चलेंगे तो उसके अंदर जो हमारी एक इंटरनल पावर है, जो आत्मिक शक्ति है, ताकत है, वो बनी रहती है, ऊर्जा बनी रहती है। अगर हम सिर्फ एक चीज़ को ही लेकर के चल रहे हैं आज के लाइफस्टाइल को, तो सोचिए हमारी जो थिंकिंग है वो कैसी हो जाएगी, है ना। वो तो डे बाय डे लो होती जा रही है। बिल्कुल। और अपना जीवन इतना गिरावट की ओर चला जाता है कि हम दूसरों से मांगने वाले बन जाते हैं। मेरी लाइफ को कोई दूसरा प्रोटेक्ट करे, बिल्कुल, दूसरा कोई मेरा सहारा बने, अपने आप को चलाने की भी ताकत खत्म हो जाती है। और इसी लाइफस्टाइल की वजह से जो आज का स्ट्रेस लेवल जो है वो इतना ऊपर चला गया है कि छोटे छोटे बच्चों को हार्ट प्रॉब्लम्स आजकल जो है हुई हैं। और आपके सेंटर्स में मेडिटेशन, मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा, अगर आप किसी विषय पे बात करते हैं तो मेडिटेशन, और ये तो हमारी परंपराओं में भी रहा है कि ध्यान लगाना तो मतलब दिन की शुरुआत ही इससे करने का रहता था। वो हम तो ये सुनते भी आए हैं घर में अपने माँ बाप से कि जैसे अपने शरीर के लिए आप खाना करते हो, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए भी कुछ करो, अपने मन की शुद्धि के लिए भी कुछ करो। किसी को भूख लगती है, वो दिन में 4 बारी थोड़ा थोड़ा भोजन करता है। किसी का अपना सिस्टम होता है तो वो 2 बारी जो है भोजन लेता है। किसी को होता है वो 1 ही बारी करके अपना काम चला लेता है। तो वैसे ही जैसे हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड है, उसको संभालने के लिए मेडिटेशन का भी एक वैसा ही कोर्स, डेली कोर्स होना चाहिए जी। तो ये यूथ के लिए आप क्या कहेंगे इस पे कि ये हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? हाँ, देखिए इसमें 2 बातें आती हैं। आज का जो यूथ है उसमें ज़्यादातर लोग इस टाइप के मिलेंगे जो मेडिटेशन करना तो चाहते हैं, लेकिन एक तो कौन से वाली मेडिटेशन करनी चाहिए, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। और दूसरी बात, वो बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर चलते हैं कि टाइम ही नहीं है, ठीक है। तो भगवान ने जो मेडिटेशन की बात कही, तो वो जो मेडिटेशन है, राजयोग मेडिटेशन, ये भी भारत का एक प्राचीन योग है। कोई आज से मेडिटेशन की आवश्यकता हो ऐसा नहीं। और कुछ लोग ये मानते हैं कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, उस समय आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, लेकिन हम कहेंगे क्यों?
कोई भी चीज़ अगर तब तो हम लाइफ के सारे एग्ज़ाम पास करने के बाद मेडिटेशन सीखेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, है ना। तो कहने का भाव है कि आज हम तो कहेंगे यूथ होने तक ही क्यों, इवन बचपन से, उससे भी पहले ही इसको शुरू करना चाहिए, ताकि वो जो सिचुएशंस हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं फेस करने में, पहले से हमारी इतनी ज़्यादा एम्पावरमेंट हो जाती है युवा होने तक, तो हम इजीली फेस कर पाते हैं। इसलिए मैं एक चीज़ कहा करती हूँ, हम कहते हैं मेडिटेशन, कईयों को लगता है कैसे बैठें, शायद कोई डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा, तो हम एक चीज़ कहते हैं, मैं कहती हूँ नहीं अच्छा लगता तो भी करना ही चाहिए। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई बीमारी है, क्या हमें मेडिसिन लेना अच्छा लगता है? बिल्कुल। इंजेक्शन लगाना अच्छा लगता है, इवन एक्सरसाइज करना भी अच्छा नहीं लगता, वॉक करना भी अच्छा नहीं लगता। तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अच्छी तो नहीं लगती, बट करनी पड़ती हैं, ज़रूरी हैं। इसी तरह से शुरू में किसी को लगे मुश्किल है, हमसे नहीं होता, लेकिन अगर लगेगा ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई भोजन, जितना दूसरे सारे काम, तो वो ज़रूर इसकी ओर ध्यान देगा। हम कहते हैं कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस भी नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल, जैसे कि गीता के अंदर भगवान ने कहा कर्म भी करो, योग भी करो। इवन जो योग है, मेडिटेशन है, उससे हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आएगी, कुशलता आएगी। ये बात हमें पहले ही समझ में आ जाए तो ना तो स्ट्रेस होगा, बिल्कुल, और जो हमारे कर्म है उसमें परफेक्शन आएगी, हमारे बिहेवियर में शुद्धि आएगी, प्योरिटी आएगी। तो वो काम जो हम बहुत लंबा टाइम लगा के करते हैं और वो कम टाइम में हो जाएंगे। मेडिटेशन से हम देखते हैं वर्किंग एफिशिएंसी पर बहुत असर आता है, हमारी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यूथ के लिए तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्पोर्ट्स में भी क्यों ना हो, या फिर कोई अपना उसका करियर की बात है, बिजनेस है, जॉब है, या स्टडी ही है, कुछ भी है। जैसे अभी आपने बहुत सही बात करी कि जैसे गीता का आपने एग्जाम्पल दिया, और हमारे जो ग्रंथों में तो इस चीज़ के बारे में बहुत, इस विचार के बारे में बहुत लिखा गया और बड़ा इसकी महत्ता भी थी। आज इतनी हम अंधी एक दौड़ रहे हैं भौतिकवाद की, कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो इनफैक्ट अब तो ये हालात हो गए हैं कि पैदा होने से पहले भी कि इसको कहाँ एडमिशन दिलाना है, इसका कैसे होगा, ये मदर की दौड़ तो पहले शुरू हो जाती है, पहले से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर अब जो है स्कूल से आए हैं तो अब जो है उसको स्विमिंग क्लास में भेजना है, उसको बैडमिंटन क्लास में भेजना है, उसको डांस क्लास में भेजना है, उसको ट्यूशन पे भेजना है। एक बचपन भी हमने, मुझे तो ये लगता है कि हमने बच्चों से बचपन छीन लिया, जैसा बचपन हमने जिया, इसमें हम बिंदास सो जाते थे, अपना खूब खाते थे, माँ परांठी बनाती थी, ऊपर इतना ढेर मक्खन रख के खाना। ये सब चीज़ें, कुछ साहित्य, हमारे माँ बाप ऐसा लिटरेचर पढ़ते थे जिसको पढ़ के हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती थी। आजकल घरों में करोड़ों के इंटीरियर्स हैं, लाखों के इंटीरियर्स हैं, लेकिन कभी कभी बड़ा अफसोस होता है ये देख के कि एक बुक शेल्फ भी नहीं है। मोबाइल जो आया जब से, बिल्कुल, वो बच्चा भी उसको पूरा टाइम बहुत एफिशिएंट हो गए मोबाइल के लिए बच्चे। हमने रीडिंग हैबिट्स हमने छोड़ दी, अच्छा साहित्य हमने पढ़ना छोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि आज के जो शिक्षा पद्धति ने ऐसे पढ़े लिखे लोग पैदा कर दिए हैं जो पढ़ना तो जानते हैं पर वो ये नहीं जानते कि क्या पढ़ना है। तो हमारी शिक्षा पद्धति को लेकर के, हमारे पढ़ने की आदतों को लेकर के, अच्छे साहित्य को लेकर के आप क्या बात कहेंगे? देखिए क्या है कि कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आएगा, जो भी चीज़ समय मिलती है, आज गैजेट्स की बात कर रहे हैं, मोबाइल के लिए सारे इतनी एडिक्शन हो गई है कि हम पढ़ना भूलते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ समय के बाद साइकिल घूमता है ना, एवरीथिंग इज साइक्लिक, तो वो फिर से साइकिल घूम के ऐसा आने वाला है टाइम पीरियड, ये गैजेट्स नहीं होंगे, ठीक है। इसीलिए हमें ये सीखना ज़रूरी है। ये सब कुछ होते हुए भी कभी कभी इसका एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। कभी कभी तो ये कि पूरा दिन आज मुझे इसे यूज़ ही नहीं करना, अगर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो आज तो मुझे मोबाइल के लिए, जैसे फास्ट रखते हैं, इतना अपने आप के लिए दृढ़ हो जाना है कि मुझे इसको देखना ही नहीं है। और बाकी दिन के लिए भी कुछ टाइम फिक्स, टाइम बाउंड होना चाहिए कि हम इतना टाइम यूज़ करेंगे
और देखना भी क्या है उसमें, मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखने के लिए भी और यूज़ करने के दोनों ही ज़रूरी हैं। अगर हम कम देखेंगे और अच्छे वाला देखेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। अब सबसे बड़ी जो मिस्टेक हम करते हैं, ज़्यादा देखते हैं और ख़राब वाला देखते हैं, बिल्कुल, तो हमारी थॉट्स की क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी क्या होगी, वो भी खराब हो गई। आइज़ पर कितना इफेक्ट आ रहा है। और बच्चे लोग रात के 12-12 बजे तक मोबाइल पे लगे हैं, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, कई बार तो हम देखते बच्चा किसी का बहुत छोटा है, मदर उसको मोबाइल दे देती ताकि चुप हो जाए, बस मेरा छूटे, मैं फ्री हो जाऊं और ये बच्चा इस पे बिजी हो जाए। बेबी सिटर्स का काम करना शुरू कर दिया है जो हाँ, है जी, मोबाइल्स जी, ने, और ये एक बहुत एक डेंजरस एक बात है हमारे समाज के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वो उसमें क्या देख रहा है। आप चेक रख ही नहीं सकते। किताब में तो आप देख सकते हैं ना कि कमरे में कैसी किताबें पढ़ी हैं, आप उसको आगे पीछे भी ढूंढ सकते हो कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, अच्छा साहित्य या बुरा। लेकिन इसमें तो गैजेट्स में आप कोई वॉच ही नहीं रख सकते। तो ऐसे विषयों पर भी हम अपने आश्रम में, अपने बैठकों में बात करते हैं। जी बिल्कुल। क्या है, एक आध्यात्मिकता का जो मार्ग है, इसमें बात तो हम करते हैं, लेकिन अपने आप में भी जो मेडिटेशन की बात करें से इसमें कंट्रोलिंग पावर आती है। जब आपको पता है कि ये चीज़ का, जैसे भोजन के लिए क्या चाहिए, कंट्रोलिंग, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है। इसी तरह मोबाइल के लिए भी है। जब आपकी समझ बढ़ गई तो आपको लगेगा टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट के बिना कुछ भी नहीं है, तो मुझे फिर क्यों यूज़ करना है। भोजन की अभी आपने बात करी तो भोजन से मुझे याद आया कि हमारी जो है नानी कहा करती थी हमारी माँ को, हमने जब भी छुट्टियों में वहाँ जाना, कि वो कोई मंत्र उसका उच्चारण करना, कोई प्रेम से कोई बहुत अच्छा गीत लगा के भोजन बनाना। ये चीज़ें अब आजकल अगर हम कहें तो आज की जो है पीढ़ी, सारी तो नहीं लेकिन कुछ एक इसको भी मजाक के रूप में ले लेते हैं। तो भोजन को बनाते वक्त जो एक पवित्र जो माहौल होना चाहिए, जो एक पवित्रता या जो हमारा एक अच्छा ऑरा होना चाहिए, क्या वो एक्चुअल में वो मायने रखता है? जी बिल्कुल रखता है। ये बहुत प्राचीन कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पिए पानी वैसी हो जाए वाणी, है ना। किसी के बच्चे बहुत चंचल होते हैं और किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, सोसाइटी में इस तरह से हैं, तो लोग क्या कहते हैं, पता नहीं किस चक्की का आटा खाता है, मालूम नहीं किस माँ के हाथ का खाता है ना। तो जरूर जो बनाने वाला है उसका जो विचारधारा है वो हमारे भोजन के अंदर, उसकी वो वाइब्रेशंस हैं वो जाती हैं और जो व्यक्ति खाएगा उस पर ज़रूर उसका असर आएगा। इसलिए प्राचीन काल में क्या होता था कि जो ऋषि मुनि थे, किसी के घर गए, मटके में पानी रखा है, वो हर एक के घर का पानी नहीं पीते थे, क्योंकि पानी और मिट्टी दोनों चीज़ें जो वाइब्रेशंस हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं। और घर के अंदर मानो लड़ाई का वातावरण है, किसी के अंदर ईर्ष्या का वातावरण है, कोई भी छोटी मोटी बात है, उदासी का वातावरण है ना। और वो लोग जब ऐसे घर में रहते हैं, उनके घर में पानी रखा है, तो पानी के अंदर वो वाइब्रेशंस जाती हैं। वैसे भी आप जाएंगे, हर घर का वातावरण अलग होता है। कहीं तो आप जाते हैं 10 मिनट के लिए गए और घंटा 2 बैठे रहे, आपको लगा जैसे कोई अपने ही है, पता नहीं कब से जानते हैं जैसे आप और कई जगह आप जाएंगे, वो कहेंगे बहुत, आपको बार बार कहेंगे आप बैठिए प्लीज़, हम ये लेके आए, वो लेके, आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं, हम जल्दी में हैं। तो वो क्या है, वो वाइब्रेशंस है। वो वाइब्रेशंस आपको अट्रैक्ट नहीं कर रही, उस वाइब्रेशंस के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है। क्यों पॉजिटिविटी नहीं है? वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उन हर एक की जो थॉट है वो नेगेटिव है, उनकी जो वाइब्रेशन है नेगेटिव है। कहते दीवारें भी सुनती हैं। दीवारें सुनती हैं मीन्स वर्ड्स की बात नहीं है, दीवारें सुनती हैं, हम जो बोलते हैं वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। कण कण में प्राण है, प्राण है। हाँ, एक जापानीज साइंटिस्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से प्रूव करके बताया कि एक पानी लिया और पानी के उस घर के अंदर जो रहने वाले लोग थे बहुत गुस्से से, क्रोध वाले थे, और जो वाटर के अंदर क्रिस्टल बनते हैं तो वो कैसे थे, ब्लैक कलर के क्रिस्टल बने। अच्छा। हाँ, और जिस घर के अंदर शांति, प्रेम है और बहुत अच्छी वाली वाइब्रेशंस है, उनके पानी के अंदर गोल्डन कलर के
क्रिस्टल फॉर्मेशन थी, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। ये तो खैर बात बिल्कुल सही है कि एक जो विचार है अगर आपका पॉजिटिव है तो वो आपका दिखेगा, वो आपके आसपास के माहौल में भी दिखेगा। आप चाहे एक झोंपड़ी में रह रहे हैं लेकिन आप एक खुशनुमा माहौल में रह रहे हैं तो आपको वहाँ आनंद आएगा, लेकिन आप महल में रह रहे हैं और आप एक बहुत नकारात्मक सोच के साथ वहाँ पे रह रहे हैं तो वो वहाँ पे भी दिखाई देगा। तो ये तो सारा माइंड गेम है और हमारी जो जड़ें हैं वो पॉजिटिविटी की सदा ही जो है बात करती आई हैं। तो आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ लग रहा है कि एक जो विचार जो सामने आ रहा है वो ये कि वो जैसे अगर बारिश नहीं होती है तो फसल सूख जाती है, और अगर जिस परिवार में घर में धर्म और संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्ल भी खराब हो जाती है। तो आप जैसे जो लोग हैं जो समाज को जिन्होंने जीवन समर्पित किया है, आप धर्म संस्कार मानवता के बीज जो हैं अच्छे से पनपें फलें फूलें, आप ऐसा जो है काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ दी आवर भी है। हाँ जी, इट इज़ एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप जो है जो लोग पढ़ रहे हैं या जो अभी आज के डेट में जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम काज में अपने दाल फुल्का कमाने के विशियस सर्कल में उलझे हुए हैं, अपनी अपनी जो जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वो कैसे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं पीस के साथ? अगर वो चाहें कि मुझे नेशनल पीस में या ग्लोबल पीस में अपना है लेकिन मुझे अपनी दिनचर्या भी नहीं छोड़नी है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। पहली बात, हम चाहते तो पीस हैं लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो पीस के ऊपर नहीं कर रहे। मानो आज से 20-30 वर्ष पहले जो लोग मिला करते थे वो एक बात कहते थे, बहन जी ये जो इतना बड़ा महल खड़ा किया है, इतना बिजनेस है, ये मैंने बहुत दिन रात की मेहनत से बनाया है। मैंने बच्चों को एजुकेशन दिलाई और मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी, घर में जो संसाधन है वो सारे कैसे कि एक एफर्ट से किए। रातों रात सोए कुछ भी आके नहीं गिर रखा घर में, ठीक है। हमने जो भी अचीव किया, हर छोटी से बड़ी चीज़ किससे की? मेहनत से की। तो मेहनत से अगर वो सब चीज़ें आ सकती हैं, मेहनत करके एक बड़ी कोठी बना सकते हैं, बंगला बना सकते हैं, मेहनत से गाड़ी, मेहनत से बिजनेस सब कुछ कर सकते हैं, तो अगर थोड़ी सी मेहनत पीस के लिए करेंगे क्या वो नहीं आ जाएगी? बिल्कुल सही, आ सकती हैं। अगर हम ये भी सोच लें दिन में कुछ मिनट निकाल के मुझे भीतर की ओर जाना है ना, अपने ऊपर भी मुझे ध्यान देना है। सबसे पहले मुझे ये पता नहीं है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। बिल्कुल, अगर ये कोई मोबाइल मेरा तोड़ देता है तो हम यहाँ से इतने पीसलेस हो जाते हैं, इतना गुस्से में आ जाते हैं। अब ये भी क्लियर है कि ये दोबारा से वैसा नहीं बन सकता। हाँ, बिल्कुल। अगर उस टाइम हम ये वाली थॉट लाएं कि इससे ज़्यादा ठीक मुझे यहाँ खुद को ठीक रखना है, शांत रहना ठीक है। क्यों? दूसरी एक बात इससे जुड़ी है, बाद में भी हमें उसे स्वीकार करना होगा और हम फिर भी तो शांत होना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कोई भी हमें जो नुकसान हुआ लाइफ में उसको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा कहीं ना बिल्कुल कहीं। करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो एक्सेप्टेंस को पहले रखना है। अभी हम बाद में लेके आते हैं, कोई भी नुकसान हो रहा है, एक्सेप्टेंस बाद में कोई समझाएगा, जब तो वेट कर रहे कोई समझाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। लेकिन पहले से मुझे ये क्लियर होना चाहिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पीस या ये वाली बात। प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी में क्या अहमियत है। ये जो है बहुत खूबसूरत जो है हमने इन विषयों पे जो है आपसे बातचीत करी, इसको हम और ज़्यादा आपसे बात जो है करना चाहेंगे और हम अपनी ऑडियंस से भी, लोगों से भी जो है यही बात करेंगे कि आप पीस को इम्पोर्टेंस दें, शांति को इम्पोर्टेंस दें, अपनी प्रायोरिटीज़ पे आप काम करें और ऐसे ही और विचारों के साथ हम आपके साथ अभी फिर बहुत जल्दी जुड़ेंगे। थैंक यू।